अब देखिए करते कैसे हैं इसे। मान लो कि इस बैटरी ने I करंट भेजा, ठीक है, कितना करंट भेजा, I भेजा, ठीक है। अब पहले रूल का यूज़ करेंगे, किरचॉफ के जंक्शन रूल। तो पहला जंक्शन तो यही पड़ा, देखो I जा रही है, I का कुछ पार्ट ऊपर जाएगा इधर और कुछ पार्ट नीचे आएगा इधर। मान लो ऊपर जो पार्ट गया वो है I1, तो I में से I1 ऊपर चले गया, नीचे कितना जाएगा, तो भाई टोटल I था, उससे I1 ऊपर गया तो नीचे कितना जाएगा, I माइनस I1। सही है, ये I माइनस I1 यहाँ पहुँचेगा और ये I1 यहाँ पहुँचेगा। अब देखो I1 के लिए दोबारा एक प्रॉब्लम हो गई। क्या है वो प्रॉब्लम, कि जब I1 ऊपर गया तो I1 को भी दो पार्ट में डिवाइड होना पड़ा। I1 भी दो पार्ट में गया, एक तो जाएगा नीचे की तरफ, जाना नहीं है ना, वो बात की बात है, एक तो नीचे की तरफ और एक आगे की तरफ। ये I1 को एक नीचे की तरफ एक आगे की तरफ, I1 को एक नीचे की तरफ एक आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो ज़रा समझो, I1 का जो पार्ट G की तरफ गया, नीचे की तरफ, उसे मैं I बेस में G मान रहा हूँ, क्योंकि G की तरफ है तो I बेस में G मान लिया। और जो आगे गया तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ हो गया I का I1 ऊपर गया तो I माइनस I1 हो गया नीचे। ऐसे ही I1 का IG नीचे गया तो यहाँ कितना जाएगा, तो यहाँ जाएगा I1 माइनस IG आगे की तरफ। I1 दो पार्ट में टूटा, IG नीचे, I1 माइनस IG इधर। अब ज़रा समझो, ये जो IG है ये जाते जाते कभी तो यहाँ पहुँचेगा, IG यहाँ पहुँच रहा और I माइनस I1 भी यहाँ पहुँच गया। ये दोनों ऐसे ऐसे आए, मिल गए। तो यहाँ पे जैसे ये जंक्शन में आएंगे, IG आएगा और I माइनस I1 आएगा, यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, मिल गए। देखो IG नीचे आया और I माइनस I1 ऐसे आया, ये दोनों मिल गए। मिलने के बाद ये आगे को जा रहे हैं, अगर ये आगे को जा रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आगे गया, अगर ये आगे को जा रहे हैं तो ये पूरा पार्ट कितना बना, देखो IG और I माइनस I1 दोनों मिले तो I माइनस I1 प्लस कितना बना, IG बना। शाबाश। अब ध्यान से देखो, ये I माइनस, समझ में आया ना, ये IG और I माइनस I1 मिल गए और ऊपर को जा रहे हैं। अब ये I माइनस I1 प्लस IG कभी यहाँ पहुँचेगा और वहाँ से वो I1 माइनस IG भी पहुँच रहा, दोनों इस C वाले जंक्शन में क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। इसे कभी कभार AB भी बोलते हैं, अगर तुम्हें बोलना है ना इसे AB बोल लो। अब ध्यान से देखो, ये कभी ना कभी मिलेंगे, ये दोनों मिले, कौन कौन, I1 माइनस IG और I माइनस I1 प्लस IG मिले, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ टोटल आएगा कितना, I1 माइनस IG ऊपर से प्लस नीचे से ये I माइनस I1 प्लस IG। अब ध्यान से देखो, IG से IG कटा, I1 से I1 कटा, कितना बचा, I बचा। तो नीचे कौन पहुँचेगा, I पहुँचेगा। गया कौन था, I, आया कौन, I। अभी तक आपने पहला रूल लगाया, अब दूसरा रूल लगा के देखो। लूप्स बनाओ, तो एक लूप से ये मान लिया पहला और एक लूप ये मान लिया दूसरा। मैं कौन से लूप की बात कर रहा हूँ, उसमें किरचॉफ का सेकंड रूल लगाऊंगा। पहला तो करंट डिवीजन के लिए था, दूसरा रूल आप लोग देखिए, दूसरा रूल क्या है, तो ध्यान से देखो। यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल, जो आपका वोल्टेज थ्योरम या जंक्शन थ्योरम है, तो पहला लूप 1 लेते हैं। लूप वन है क्या, लूप 1 में देखो आप कैसे जाना चाह रहे हो, B से A जाओ, ये A, B से A से फिर नीचे B से फिर दोबारा यहाँ। अच्छा, ये BC हो गया, ठीक है। तो इसे कुछ नाम देना पड़ेगा यार, एक मिनट है। CD दे दो, C और D, C, अब यार C भी तो यूज़ हो रहा, A कहाँ है फिर, A तो है ही नहीं, तो AD बोल लो यार, कोई बात नहीं, A और D बोल लो, A और D। तो हम कैसे जा रहे हैं, देखो B से A जाएंगे, लूप 1 में B से A गए, ठीक है, B से A से फिर नीचे आएंगे D की तरफ, ठीक है, और फिर D से दोबारा B की तरफ आ जाएंगे, तो लूप बन गया ना, B से A से D, D से B, B से A से D, D से B, ठीक है। याद रखना कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, B से A, ऊपर जाने वाली, आगे जाने वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। यह है।
इसके अपोजिट जो आएगा, मतलब जो ऊपर गया फिर वो नीचे आएगा, फिर वो ऐसे जाएगा। इसके अपोजिट जो जारी होगी करंट नेगेटिव लोगे। क्या लोगे? नेगेटिव। जो ऐसे जा रही पॉजिटिव, नीचे आ रही पॉजिटिव, इधर को जा रही पॉजिटिव, इसका उल्टा जाएगी तो नेगेटिव। ठीक है, इसका उल्टा जाएगी तो नेगेटिव मानना है। चलो देखो फिर लूप लॉ लगाएंगे। पहले देखो इस लूप के अंदर कहीं कोई बैटरी दिख रही है? नहीं। पता है ना लूप लॉ क्या था? समेशन ई बराबर समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई बैटरी दिख रही है अंदर? ना सर, कोई बैटरी नहीं दिख रही, मतलब समेशन ई कितना होगा? 0 होगा। जब कोई बैटरी नहीं दिख रही तो समेशन ई 0 होगा। चलो चलो अब आई और आर देखने। तो जब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे ना तो पॉजिटिव है, तो रेजिस्टेंस कौन पड़ा? पी पड़ा, और उस पर करंट कितनी जा रही है? I1 करंट जा रही है पी की तरफ, तो हम लिखेंगे I1 के साथ कौन? पी। ठीक है, अब जो ऊपर गया फिर वो लूप के सहारे नीचे आएगा, तो नीचे ही आ रही है करंट। करंट कितनी है? IG, किधर? G पे, तो प्लस के साथ आप लिखोगे IG और यहाँ लिखोगे G। शाबाश। अब जो ऐसे गया फिर नीचे आएगा, फिर उसे ऐसे जाना चाहिए था नेचुरली, पर ये आ नीचे को रही है, ये दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या है? माइनस लगा देंगे। ऊपर सही है, नीचे सही है, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, तभी तो पहुँचेंगे बी की तरफ। डी से बी जाना है, पर ये बी से डी आ रही है, तो माइनस लगाएंगे। माइनस लगाया, कितना है? I माइनस I1 है। शाबाश। और I माइनस I1 कौन से रेजिस्टेंस में है? R में है। ये देखो R जो है, तो यहाँ R लिख देंगे। शाबाश, इतना तुमने लिख दिया। इसको मान लो तुम फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा लूप देखो, लूप 2, तुम्हारी मर्जी है, तुम डायरेक्शन कौन सी भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। तो लूप 2 आपको पता ही है कहाँ से चल रहे हैं। देखो A से C जाएंगे, C से फिर D आएंगे, D से फिर A ऊपर चले जाएंगे, AC DC DA, A से C, C से D, D से A से C, C से D, D से A, ऐसे पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, इसके उल्टा जो जाएगी तो नेगेटिव। तो लूप 2 कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? A से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ जाना है? फिर C जाना है, C से फिर D जाना है, D से दोबारा A आना है। क्या इन लूप के बीच में कहीं बैटरी है? नहीं, तो कितना लिखोगे? 0 लिखोगे। अब ऐसे जाना था, ये भी नीचे ही जा रही है, कितनी? I1 माइनस IG, I1 माइनस IG नीचे जा रही है, और I1 माइनस IG के साथ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है? Q है। अबे यार ADCB पॉइंट है, PQRS रेजिस्टेंस है, PQ वहाँ रेशो आर्म है, R अननोन है, S आपका नोन तो है पर रियोस्टेट है ना। तो ऐसे जा रहे थे तो प्लस लिख दिया, और रेजिस्टेंस था Q I1 माइनस IG। अब ऐसे गए तो नीचे को जाना है, नीचे को, जबकि ये देखो एरो कहाँ है? ऊपर को है, मतलब ये I माइनस I1 प्लस IG ऊपर को जा रही है, जबकि जाना कहाँ चाहिए था? नीचे को। तो माइनस लगाओ, तो यहाँ माइनस लगाया, कॉपी बड़ी है तो सामने लिखो। माइनस के साथ कितना है? I माइनस I1 प्लस कितना? IG, और कौन सा रेजिस्टेंस है? S है, S लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे गए तो ऊपर को जाना है, ऐसे गए तो ऊपर को जाना है, पर ये नीचे को आ रही है। देखो ये पहले भी नीचे थी, अब भी नीचे है, नीचे को आ रही, हमको तो ऊपर जाना है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, साथ में IG, और यहाँ पे कितना? G। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करो, उन्होंने बोला था प्रिंसिपल बनाने के लिए, बैलेंस कंडीशन बनाने के लिए आप लोगों को गैल्वेनोमीटर में कोई करंट भेजनी नहीं है, गैल्वेनोमीटर में आपकी कोई करंट जानी नहीं चाहिए। इसका मतलब भाई बैलेंस के लिए आपको IG 0 करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर करंट 0 करना पड़ेगा। एक बार इसे फर्स्ट में करते हैं और एक बार सेकंड में करते हैं। तो देखते हैं पहले फर्स्ट से कितना आया। तो फर्स्ट क्या है? इधर 0 है, इधर कितना है? I1P। शाबाश। फिर कितना है? IG तो पर 0 है यार, तो IG 0 है, 0 को G से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में कितना है? माइनस I माइनस I1R। शाबाश। अब देखो ये चीज़ 0 हो गई है ना, तो आप पे कुल मिला के बचा I1P, और यहाँ पे माइनस के साथ ये माइनस की चीज़ उधर जाके प्लस होगी, तो आप पे आएगा माइनस उधर जाके प्लस हो गया, अंदर के ब्रैकेट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो I माइनस I1 R हो गया। भाई ये माइनस वाली चीज़ उधर गई, प्लस हो गई, ब्रैकेट मत छेड़ो। और यहाँ कितना बचा? I1 के साथ क्या बचा? P बचा,
इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो। ऐसे ही सेकंड में क्या मिलेगा, तो इस साइड तो 0 है, 0 लिख दिया। फिर क्या है, I1 है, सही है, माइनस IG कितना है, IG आपको पता है 0 है, यहाँ पे Q लिख दिया। फिर क्या चल रहा है, माइनस, सही है। यहाँ कितना I, फिर कितना I1, फिर कितना IG तो 0 है, और यहाँ S लिख दिया। फिर क्या है, माइनस, फिर क्या है IG तो 0 है, साथ में G लिख दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि 0 बराबर कितना, I1 इंटू Q, क्योंकि 0 तो 0 है, तो I1 Q, साथ में ये भी 0, चलो माइनस का 0 0 ही हो गया, और माइनस ऑफ कितना, I माइनस I1 है, क्योंकि 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ में S है, इस माइनस को उधर ले जाओ, तो I माइनस I1, साथ में क्या है, ब्रैकेट में S है, ये माइनस की चीज़ उधर चल गई, इधर कितना बचा, I1 Q बचा। ये फोर्थ हो गया, और बच्चे अब बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, राइट को राइट से, लेफ़्ट को लेफ़्ट से, आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या करा, ये मिटा रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड कर दिया। तो थर्ड का लेफ़्ट क्या है, ये रहा I माइनस I1 R, और फोर्थ का राइट क्या है, ये रहा I माइनस I1 S, ठीक है। उधर देखो, थर्ड का राइट क्या है, I1 P है, और फोर्थ का राइट क्या है, I1 Q है। I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, तो R अपॉन S बराबर आया P अपॉन Q के, जिसमें हम P अपॉन Q को पहले भी लिख सकते हैं, तो P अपॉन Q बराबर आ गया कितने के, R अपॉन S के। यहीं से हमारी बैलेंस कंडीशन आ गई, और व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पूरा कर लिया। अब नॉर्मली इसके बाद क्या, इसका एक प्रिंसिपल है प्रैक्टिकल, जो हम व्हीटस्टोन बहुत बड़ा होता है, आपको लैब में करना होता है, तो इसका एक प्रैक्टिकल छोटा सा चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज होता है या स्लाइड वायर ब्रिज होता है, ठीक है। मीटर ब्रिज तो ये खुद है, स्लाइड वायर, सॉरी ये तो व्हीटस्टोन है, तो मीटर ब्रिज बोलते हैं या स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं। स्लाइड करते हैं उसमें उसको ना, वायर मेटेलिक वायर होती हैं, उनमें हम लगाते हैं जॉकी, ठीक है, तो वैसा होता है। और साथ में वो देखेंगे, ठीक है, उसमें वही प्रिंसिपल लगता है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देन उसके बाद हमें पोटेंशियोमीटर देखना है। पोटेंशियोमीटर के 2-3 एप्लीकेशन देखेंगे। एक तो है कंपैरिजन ऑफ टू सेल, फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका जूल्स हीटिंग लॉ है, वो तो आपका 5-10 मिनट का है, चैप्टर को फिर बाय बाय कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग। करंट इलेक्ट्रिसिटी की पिछली क्लास में आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, ठीक है। क्या था वो व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें आप पे 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें P और Q तो ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस तो हमें पता नहीं होता, बट उनका रेशियो पता होता है, तो उन्हें हम रेशियो आर्म्स कहते हैं, P अपॉन Q को, ठीक है। R या S में से एक निकलता था, अननोन होता था, बाकी दूसरा हम वेरी करा सकते थे, ठीक है। आपको भी पता है जो P और Q है रेशियो आर्म है, फिर उसके बाद R और S बचता है, तो S को हम वेरी कराते हैं, ऐसा वेरी कराते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पहुंचती ही नहीं है। ऐसे ऐसे करते करते हमने ये देखा था कि बैलेंस कंडीशन आती है P अपॉन Q इज़ इक्वल टू R अपॉन S। ये व्हीटस्टोन की क्या थी, बैलेंस कंडीशन थी। अब एक दिक्कत है, व्हीटस्टोन ब्रिज इतना पॉपुलर भी, और दूसरी बात पॉपुलर मतलब आज के फील्ड में इतना साइंटिफिक फील्ड में पॉपुलर नहीं है। दूसरी बात उसके पीछे बहुत कारण है। पहला कारण तो यही है कि वो इतना हैंडी या पोर्टेबल नहीं था, ठीक है, उससे इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता था। वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा मार्क खा जाता था, ठीक है। बहुत बड़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, और आपने देखा है आपकी जो स्कूल की लेबोरेटरीज़ होती हैं उसमें छोटी छोटी डिवाइसेस रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, एक टेबल की जितनी होती है, तो हमें उतना छोटा उसे बनाना था। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल फॉर्म लिया, जिसे हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, या जिसे हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं। क्या होता है ये, कुछ नहीं, कभी भूले भटके आप अगर लेबोरेटरी में गए होंगे तो आपने देखा होगा एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें कुछ वायर्स लगाई रहती हैं, और उस वायर्स में हम ऐसे कनेक्ट करते हैं जॉकी। जॉकी क्या होता है, एक जैसे हुक होता है वैसे टाइप का होता है, उसे कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर में हम साथ साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मेज़र करते रहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जहाँ डिफ्लेक्शन
बंद कर देता है, मतलब उसमें जीरो डिफ्लेक्शन आएगी। आपको पहले भी बताया था गैल्वेनोमीटर चाहे ऐसे या ऐसे जाता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर अपना ऐसी पोजीशन में है तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, या गैल्वेनोमीटर करंट कितना है, जीरो है। ठीक है, तो हम बहुत सारी वायर होती हैं, उसमें जॉकी घुमाते रहते हैं और किसी एक पॉइंट में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाता है। वही हमारी बैलेंसिंग लेंथ कहलाता है, या जिसे हम आप बोल सकते हैं बैलेंस लेंथ, या जहाँ पे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस हो गया, जिसे आप आगे से व्हीटस्टोन ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज कहेंगे। ठीक है, तो उसका आप लोग डायग्राम देख लीजिए, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगाइए। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज बनता कैसे है, तो इसके डायग्राम आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे। अब 2-3 डायग्राम्स आएंगे, वो आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, देखो पहले तो फ्रेमवर्क बना दो एक। कैसा फ्रेमवर्क, हमेशा ऐसे ही बनाना है, एक सीधी लाइन बना लेना। उसके बाद आप लोग क्या करना, इसे ऐसे ले जाना और यहाँ पे एक बैटरी बना देना। या आपने बैटरी बनाई, फिर इसके बाद आपने की बना देनी है। की को के बोल लो, बैटरी के ईएमएफ को ई बोल लो, इंटरनल रेजिस्टेंस आर बोल लो। ठीक है, यही चलता रहता है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। ये आपका एक्सोस्केलेटन हो गया, बाहर की चीज़ है ये। ठीक है, क्या है, बस एक वायरिंग अरेंजमेंट है। उसमें आपने एक बैटरी लगाई है जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और की आपने के लगा दी। ठीक है, देन इसके बाद आपने जैसे वुडन स्केल देखा होगा, जैसे टेलर्स पे भी रहता है, तो हमें वैसे ही 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का वुडन स्केल लेना है और उसे पाइवट करना है, यहाँ बनाना है, लगाना है। ठीक है, तो पहले तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं, ये एल शेप की कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं। ये क्या है, ये चीज़ें कब पता चलेगा, जब स्कूल खुलेंगे। तो यू कैन रिफ़र टू वीडियोज़ ऑल्सो, जिसमें ये प्रैक्टिकली दिखा रखा है स्लाइड वायर ब्रिज, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा। ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, ये आपने ऐसे लगा दिए। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ा अगर इन्हें एलिवेटेड लेवल पे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा बड़ा बना लो, डायग्राम में भी ठीक दिखेगा। तो इन्हें थोड़ा ऊपर बना दिया, यहाँ पे ऐसे, इसको भी ऊपर बनाया, ये दोनों बराबर आ जाए। और फिर यहाँ से ऐसा उल्टा एल है ये। ठीक है, उल्टा एल बनाया ऐसे और इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये एक डायग्राम होता है किसका, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का। अब होता क्या है, होता यह है कि जैसे इस पॉइंट को ए बोल दिया, ठीक है, इस पॉइंट को सी बोल दिया, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे आर। क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, तो आपने देखा होगा कि फिज़िक्स लेबोरेटरी में कुछ ऐसी कीज़ होती हैं, ऐसी कीज़, और वो किसी बॉक्स में लगती हैं। एक की को निकालते हैं, दूसरी की को लगाते हैं, जैसे इसे यू प्रेस करा, इसे यूँ प्रेस करा। एक्चुअली ये रियोस्टेट का काम करता है। रियोस्टेट मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस या ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे एक की में 20 लिखा हुआ या नीचे डिप्रेशन में 20 लिखा हुआ, तो आप 20 को अगर पिनअप कर दोगे या आप अगर इसको लगा दोगे स्क्रू की फॉर्म से, या की को अगर आप प्रेस कर दो, ठीक है, तो उतने ही रेजिस्टेंस का आ जाएगा। जैसे अगर ये की 20 ओम की है या ये डिप्रेशन 20 ओम का है, तो जैसे ही इसे हम क्लोज़ करेंगे, अंदर दबाएंगे, तो 20 ओम सर्किट में आ जाएगा। या तो अगर 40 की है तो 40 ओम आ जाएगा। उसी रेजिस्टेंस का नाम या उसी रियोस्टेट का नाम या उसी रेजिस्टेंस बॉक्स का नाम आर है। ठीक है, एंड एक रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाएंगे जो अननोन रेजिस्टेंस होगा ये। तो एक हिसाब से हमने एक्सटर्नली देखो सारे ब्लॉक्स को ज्वाइन कर दिया। ये इससे ज्वाइन नहीं था, पर रेजिस्टेंस की वायर के थ्रू या रेजिस्टेंस बॉक्स या रियोस्टेट की वायर के थ्रू ये ज्वाइन हो गया। ऐसे ये जो एस है, जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ये एस अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वायरिंग भी क्या है, सी, और इसको ज्वाइन कर रही है। तो ऑब्वियसली ये भी एक एक्सटर्नल तरह का कनेक्शन हो गया। ठीक है, आर आपको पता ही है, आर आपका नोन होता है,
या तो नोन बोल लो या इसे रियोस्टेट बोल लो, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हुई। अब आपको बीच में एक स्केल बनाना है, ये स्केल हो गया बीच में, ठीक है। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, एक स्केल हो गया बीच में ऐसा, ठीक है। और ये स्केल मीटर स्केल है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होगी, आप कुछ भी कह सकते हैं, या तो 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो। इसका मतलब ये 0 होगा तो ये 1 होगा, चलते रहेगा ऐसे, बड़ा ज़्यादा आप आते ही आपको ऐसे ऐसे करना, ठीक है। और ख़त्म होगा ये 100 सेंटीमीटर में, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। देन उसके बाद आप लोग क्या करते हो, ये ए हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे एक डी माना, और डी से वही हुक जो होता है जिसे जॉकी बोलते हैं, वो जॉकी यहीं पे कहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने लेटर से यहाँ पे लगा दिया बी पॉइंट पे, है ना। बी पॉइंट पे उसी समय की बात कर रहा हूँ मैं जब डिफ्लेक्शन 0 आएगा गैल्वेनोमीटर में, मतलब बैलेंस ब्रिज हो जाएगा या ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको कुल मिला के पूरा अरेंजमेंट समझ में आया होगा कि इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं या मीटर ब्रिज कहते हैं। पर सर मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज व्हीटस्टोन का ही तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और व्हीटस्टोन में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जबकि आपने यहाँ पे 2 ही दिखाए। एक आर है जो रियोस्टेट है, जैसे वहाँ पे भी आपका कौन था, PQRS, ठीक है। तो आर है और एस आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया। अब ये पी और क्यू कहाँ है सर, तो पी और क्यू ऐसे नहीं आते, पी और क्यू वायर के थ्रू आते हैं। पी और क्यू रेजिस्टेंस हम वायर के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, आपको पता ही है रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो उसके थ्रू करते हैं। तो आप समझिए, मान लीजिए कि ये 0 था और यहाँ पे 1 था, ये 100 था, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप L मान लो, ठीक है। मतलब जो आपकी जॉकी है ये आपकी जॉकी के जैसे ही काम करेगा। तो जॉकी के जैसे काम करने के लिए बहुत से लोग एक्सटर्नली लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, आप यहीं लगा लो जी, ठीक है। तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, तब ये बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ बैलेंस। अब मान लो ये बी पॉइंट यहाँ से ए पॉइंट से एल डिस्टेंस पे है, पूरी आपकी 100 है। तो मैं आपसे पूछूं सी पॉइंट कितनी डिस्टेंस में है, तो आप लोग बोलोगे सी पॉइंट है 100 माइनस एल डिस्टेंस में, कुल मिला के 100 है। उसमें से ए से बी आपका कितना हो गया, एल हो गया, और बी से सी आपका कितना हो गया, 100 माइनस एल हो गया। तो ये कुल मिला के पूरा रेजिस्टेंस है, ये आपका मीटर स्केल होता है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है। तो पहले एक्सोस्केलेटन बनाना ऐसा वाला, यहाँ की लगाना, यहाँ के लगाना, देन उसके बाद ये बनाना उल्टे एल, ठीक है। इनको एक्सटर्नली आर और एस से डिनोट करा है या ज्वाइन करा है। ऐसा आपका अननोन रेजिस्टेंस है, आपका मोटिव ही यही है, इस अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है। और आर आपका नोन रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है। वो एक तरह का बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, उसमें कीज़ होती हैं, कीज़ दबाओ तो एक पर्टिकुलर की या जो आपकी डिप्रेशन होती है, जो होल होता है, ठीक है, या सिंक होता है, तो वो आपका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। जैसे कि 20 है, 20 में दबी तो 20 आ जाएगा सर्किट में 20 ओम, 40 में दबी तो 40 ओम आ जाएगा सर्किट में, ऐसे चलता रहता है ये। तो पूरी तरीके से एक डायग्राम देख लीजिए आप ये, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ लिखा जाएगा। तो स्लाइड वायर ब्रिज है क्या, स्लाइड वायर ब्रिज आपको भी पता है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। इसमें हम एक वायर लेते हैं, कौन, AC, ठीक है। AC हम पे एक वायर हो गई, जिसको हम मीटर स्केल नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की है, और बनती किसकी है, तो आपको पहले भी पता था, 2 ही अलॉय यूज़ होते हैं यहाँ, कॉन्स्टेंटिन और मैंगानीज, ठीक है, दोनों का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, या रेजिस्टिविटी बोल सकते हो आप, हाई होती है, ठीक है। यूनिट डायमेंशंस में इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया में। तो स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब प्रैक्टिकल आप समझ ही रहे होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए इसे यूज़ करा, वो जब बहुत बड़ा होता है, हैंडी नहीं होता इतना, ठीक है। थ्योरेटिकली अच्छा है वो, ये प्रैक्टिकली अच्छा है। तो इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। It consists of
एक वायर AC, ये जो आपने मीटर स्केल बोला था इसे वायर AC मानो, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वायर AC ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन अलॉय, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन अलॉय की होती है ये, ठीक है, एंड ऑफ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इतनी सारी बातें कर ली तो की के को प्रेस कर लेते हैं। की के को प्रेस करा हमने और क्या करा, की के को प्रेस करके ये जो जॉकी है इसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, एकदम बहुत स्विफ्ट घुमाना है, ज़्यादा मतलब बहुत आपको स्टेडी वे में घुमाना है, स्विफ्ट नहीं करना है, आराम से घुमाना है। इसके जैसे जैसे घूमता रहेगा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है, डिफ्लेक्शन आती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर ऐसे रहता है, ऐसे और ऐसे जाएगा तो ऐसा आ गया। मान लो वो पोजीशन B है, पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। मान लो इस ऑब्जर्वेशन के लिए आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस इंस्क्राइब करा है वो आपका 10 ओम है। अब आपने क्या करा, 20 ओम लगाया, अब 20 ओम के लिए दोबारा करा ये, है ना, कि क्लोज हाई 20 ओम लगाया, चेंज करा और इसको ऐसे ऐसे करा। मान लो B की जगह B' पे आ जाता, मान लो ये B' होता, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ तो चेंज ही होगा, करंट भी वेरी करेगा और लेंथ भी वेरी करेगी, तो इसलिए बहुत सारे, फिर आपने 30-40 लगाया तो B', B', ऐसे ऐसे चलते रहा, ठीक है। L इज़ योर बैलेंसिंग लेंथ, L आपको पता ही है क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, पर ये मैटर करता है कहाँ से, तो फ्रॉम A। L आपकी बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ क्या होता है, जहाँ पे ब्रिज बैलेंस हो जाए या व्हीट स्टोन जो ब्रिज है उसमें जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। और 100 - SL भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, पर ये कहाँ से है, फ्रॉम C से, ठीक है। बोथ एंड से हमने बता दिया, ठीक है। नाउ अब की हम के क्लोज करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं। की के को क्लोज करेंगे और एक सूटेबल रेजिस्टेंस R हम निकालेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स से, और इस जॉकी की पोजीशन हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए तो हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी बैलेंसिंग कंडीशन में हम AB और BC को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, नाउ चलो ये चीज़ आपने लिख ली, ऊपर से ही लिखना शुरू करेंगे। यह आपका S अननोन रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिए एक चीज़, नाउ क्लोज की के एंड टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम किससे, रेजिस्टेंस बॉक्स, जो आपको अभी बताया था, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको हम R बोल रहे हैं, एंड स्लाइड दी गैल्वेनोमीटर या जॉकी वायर, स्लाइड दी जॉकी जो आपकी वायर है ना, थ्रू AC। आपने क्या करना है, जॉकी जो है आपका, जिसको हम J बोलते हैं, दिखाते तो नहीं है पर J ही होता है, इससे हमें स्लाइड करना है इसे ऐसे ऐसे, ठीक है। स्लाइड दी जॉकी थ्रू AC इफ़ एट एनी पॉइंट से, मान लिया किसी पॉइंट B में गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ गई, आपको ये पता ही है, हमारी बैलेंस कंडीशन आ गई। नाउ अब हम नोट डाउन करेंगे कुछ चीज़ें, नोटेड लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हमने नोट डाउन करी। सबसे पहले तो हमने क्या करा, हमने AB देखा, AB कितनी लेंथ का है, L लेंथ का है। देन उसके बाद हमने BC देखा, BC कितनी लेंथ का है, 100 - L लेंथ का है, ठीक है। AB और BC हमने देख लिया, AB हमारी L लेंथ का है और BC हमारी 100 - L लेंथ का है। देन अपने मन से अब हमें क्या करना है,
अब हमें अपने मन से तो नहीं, पर मान के चलते हैं, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। और इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, लेट P मान लेते हैं और Q मान लेते हैं। देखिए P और Q आपके पॉइंट हैं, है तो वैसे रेजिस्टेंस, ठीक है, पर पॉइंट है एक तरह से, है ना। इसी के यहाँ पे कहीं वायर में पॉइंट होंगे, तो P और Q आपको पता चल गया। अब देखिए ये P और Q कैसा है, ये P और Q मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो बैलेंसिंग लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेट अस से जैसे P का रिलेशन AB के साथ है और Q का रिलेशन BC के साथ है, मतलब P का रिलेशन तो AB के साथ हो गया और Q का रिलेशन BC के साथ हो गया। पर ये P इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। ये P जो है और जो Q जो है लेंथ के साथ, जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, जो कि सेल का है, ठीक है। ये जो P और Q है जो आपने मन से माना है, ये एक तरह का प्रोडक्ट है तो रेजिस्टेंस, पर ये रेजिस्टेंस लेंथ के साथ वेरी करेगा। मान लो आज एक R रेजिस्टेंस की वजह से, मान लो वो R 10 ओम है, आपका बैलेंसिंग लेंथ AB पे आ रहा है, मान लो अगर वो 20 ओम हो गया तो AB से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे आ सकता है AB डैश पे, तो मतलब वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है मतलब R पे भी डिपेंड कर रहा है, और R खुद किस पे कर रहा है, सेल पे डिपेंड कर रहा है। R जो है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसका जो रेजिस्टेंस है एट अ गिवन टाइम वो सेल के EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बात मान लेना कि यहाँ पे जो P और Q है, जो आपने अपने मन से ऑब्जर्वेबल पॉइंट मान लिए, आर्बिट्री पॉइंट मान लिए, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, जो कि खुद वेरी करेगी रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, उसके रेजिस्टेंस के साथ, और रेजिस्टेंस बॉक्स खुद सेल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सेल का EMF जो है इस पूरे गिवन पॉइंट के लिए या गिवन ऑब्जर्वेशन के लिए क्या फिक्स है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स तो है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे अफेक्ट डाल रहा है, P और Q पे अफेक्ट डाल रहा है। तो P की वैल्यू क्या है, आप यहाँ से नोटेड डाउन करें, स्टाइल लगा रहा हूँ मैं। P की वैल्यू है, लेट अस से P इज़ एसोसिएटेड विद AB, तो P इज़ AB टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे Q जो है Q इज़ BC टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। कहाँ से आया, मैथमेटिकली आया, एक्सपेरिमेंटली आया, ठीक है। तो P आपका AB इंटू R हो गया और Q आपका BC इंटू R हो गया। बच्चों क्योंकि AB L था तो P आपका LR बना, और क्योंकि BC आपका 100 माइनस L था तो ये बना 100 माइनस L इंटू R, ठीक है। P और Q का फंडा समझ में आया, LR और 100 माइनस L इंटू R। लेंथ इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, होता है कुछ, चलो सेल पैरामीटर होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते रहे हो। चलो इतना हो गया नाउ, बस अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा मेन पर्पस S को निकालना है, S को हम निकाल लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन लगाते हैं। बैलेंस कंडीशंस क्या थी, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन बोलती है कि P अपन Q बराबर R अपन S, ये तो बोलती है P अपन Q बराबर R अपन S। चलो R अपन S को ऐसे रहने दो, क्योंकि R आपका क्या है, नोन है, S आपका क्या है, अननोन है। तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू वहाँ से डालिए, P की वैल्यू कितनी है, L इंटू R है, R वैसे भी कट जाना था इसलिए मैं बता रहा था, फिक्स वैल्यू है ना। और Q की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस L इंटू R, और यहाँ पे है R अपॉन S, R से R आपका कैंसिल हो गया, तो आप पे आया L अपॉन 100 माइनस L विल बी इक्वल टू R बाई S, ये आप पे चीज़ आई। अब आप खुद देखिए रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेट अस से P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और Q था ना, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L, तो वो भी सही बैठेगा, डायरेक्ट हटा किसी कांस्टेंट ने तो आना ही था, तो आज इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस कंडीशन यहाँ की है, कहाँ की, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज की, देख लीजिए ठीक से। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज भी कर दें, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज करना मतलब पहले
जॉकी जो हमारी थी उसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था और बैटरी आपकी ऊपर थी की के साथ। पर अगर आप उसे अब चेंज कर दें, मतलब की के साथ आपका कौन आ जाए, अब गैल्वेनोमीटर आ जाए, और आपकी बैटरी किस में फ़िट हो, जॉकी की वायर में हो, तब भी मीटर ब्रिज की पोजीशन में, मतलब जो बैलेंस पॉइंट होता है उसकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आता, पोजीशन वही रहती है। तो आपको नोट डालना है यहाँ पे कि द पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट remains unchanged. The position of balance point remains unchanged when position of galvanometer and battery is interchange. गैल्वेनोमीटर और बैटरी की आप पोजीशन अगर इंटरचेंज करोगे तब भी बैलेंस पॉइंट में या बैलेंस पॉइंट की पोजीशन में फ्रॉम ए और सी कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद हम पे एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इसका काम क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का वही काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। सर ऐसा काम वोल्ट मीटर भी करता है। तो पहले आप यही देख लीजिए कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या फ़र्क है। ठीक है, पर वो तब तक आप अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे जब तक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश ना हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है। तो पोटेंशियोमीटर आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर की सबसे ख़ास बात क्या होता है कि ये जो काम करने के लिए, इसके एक्शन के लिए, इसके वर्किंग के लिए जो इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या जो इसे पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, वो ये मेन सर्किट से नहीं लेता। मतलब जिस सर्किट का इसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उससे ये अपने लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेता है, अपने लिए एनर्जी नहीं लेता है अपने एक्शन के लिए। इसका अपना ड्राइविंग सेल होता है, इसकी अपनी ड्राइविंग सर्किट होती है। मतलब इसका इंटरनल एनर्जी इसे मिल जाती है, इसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका अपना एक ड्राइविंग सेल होता है। ड्राइविंग सेल मतलब जो इसको काम में लाता है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। ठीक है, अप्रॉक्सी रिज़ल्ट कब आएगा? जब हम एक ऐसा पोटेंशियोमीटर यूज़ करें जिसको अपने काम के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी या जो पोटेंशियल है वो मेन सर्किट से डिराइव करना पड़े। तो एरर या अनसर्टेनिटी तो आ ही जाएगी। मान लो मेन सर्किट से 5 वोल्ट निकलनी थी, उसमें से 0.2 वोल्ट इसने खा ली, तो अब ये दिखाएगा कितनी? 4.8 वोल्ट। तो दिक्कत आ गई ना। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर, हालांकि बोलना नहीं चाहिए पर बोल लो, जो पोटेंशियोमीटर मेन सर्किट से वोल्टेज खाए अपनी वर्किंग के लिए उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर इज़ नथिंग, इट इज़ पोटेंशियोमीटर विच डू नॉट हैव इट्स ड्राइविंग सर्किट या ड्राइविंग सेल, जिस पे अपना कोई ड्राइविंग सर्किट या ड्राइविंग सेल ना हो, वो है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है? ये एक तरह का एपरेटस होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। किसी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम मेज़र करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, पर ये बहुत एक्यूरेटली करता है। ठीक है, इसके और भी बहुत एग्जाम्पल हैं और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत हैं। ये दो ईएमएफ के सेल्स को कंपेयर करता है, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के भी ये काम आता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ये निकालता ही है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर है क्या? इट इज़ एन एपरेटस। इसे अरेंज करना पड़ता है इसलिए एपरेटस है, डिवाइस नहीं है। इट इज़ एन एपरेटस विच इज़ used for measuring terminal potential difference, जो आपका डेल्टा वी होता है, बिटवीन एनी 2 points in an electrical circuit। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो तब हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये मेज़र करे एक्यूरेटली, अप्रॉक्स ना मेज़र करे, जितना है सो है। ठीक है, एक्यूरेटली 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्यूरेटली करे। इसके और भी एप्लीकेशन,
और एप्लीकेशंस क्या हैं? पहला तो आपको पता ही चल गया क्या है कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता है किसी सेल का, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता ही है R होता है। और टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के EMF को कंपेयर करता है। उसके लिए हम 3 पिन यूज़ करेंगे, 4 नहीं करेंगे, 3 ही करेंगे। आपने देखी होगी अपने घर में 3 सॉकेट वाला भी आता है ना, बहुत से अप्लाइंसेस 3 सॉकेट पे काम करते हैं, है ना। तो टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, E1 और E2, ठीक है। अब हमें इसका एक बार डायग्राम देखना है और उसके बाद इसका प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका डायग्राम होता कैसा है? एक सिंपल सा डायग्राम है इसका। आपको करना क्या होता है, आपको बहुत सारी वायर्स पैरेलल लगानी होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये बनेगा कैसे। स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ से करेंगे। पहले तो आप ये कर लो कि 2 ब्लॉक्स, मैं अभी भी इसमें इतना सहज ही नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होता, डायग्राम याद नहीं होते। चलिए, तो एक तो ये हो गया और एक ब्लॉक आपने एक और बनाया है, ये रहा, ठीक है। पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। पतले पतले बना लेते हैं थोड़ा, है ना। ये रहे, ये हमने 2 पॉइंट्स बना लिए। अब इन 2 पॉइंट्स में क्या करो, वैसे ही बताऊंगा जैसे आपको याद हो। इन 2 पॉइंट्स में सीधी सीधी 2 लाइनें बना लो। यहाँ पे डॉट बनाइए, इधर भी डॉट बनाइए, थोड़ा नीचे, है ना, बेस से नीचे, एक्सट्रीम एंड से थोड़ा सा नीचे और ऊपर 2 लाइन्स आप बना लीजिए। ऐसे 2 लाइन्स बना ली, ये रही, ठीक है। और इनमें नोटेशन कर दीजिए। नोटेशन मतलब मान लो ये 100 हो गया, ठीक है, देन इसे 300 बोलो। ऐसे क्यों? क्योंकि 200 वहाँ आएगा और 400 वहाँ आएगा। अब आपको क्या करना है, अब देखिए जैसे ये है तो इसके एक बीच में भी बना लो ऐसा। ये आपने बीच में एक और बना लिया, ठीक है। थोड़ा पतला सा बनाना है इसे, यहाँ से तो मोटा कर देना, इधर से पतला कर देना। ये आपने बना लिया और इसको आप बोलोगे 200। ऑब्वियसली इट इज़ 0, ये आपका 0 होगा। अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे 0 होगा ये, ठीक है। ये 0, ये 100, ये 200, ये 300 एंड देन दिस इज़ योर 400, ठीक है। ऐसे ब्लॉक्स आप बना लेना। ये वायर्स हैं बीच में, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, बस अब एक्सटर्नली इंटरनली तो ये हो गए। तो एक की ज़रूरत होगी, साथ में एक आपकी सेल की ज़रूरत होगी, साथ में एक एमीटर भी लगा देना यहाँ पे और एक रियोस्टेट लगाना, नहीं तो बिना रियोस्टेट के ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले की लगा ली, यहाँ पे एक की क्लोज करके ही दिखाते हैं, की का नाम के है। देन उसके बाद यहाँ पे एक रियोस्टेट बनाना। रियोस्टेट ऐसा होता है, ठीक है। ये आपने एक रियोस्टेट बना दिया, एरो लगा देना ऐसा, मतलब ये रियोस्टेट हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देन इसके बाद नीचे आना और सेल बनाना। अब आपकी मर्ज़ी आप कैसे करना चाहते हो, पर मैं तो प्लस माइनस करना चाहता हूँ, पॉजिटिव कनेक्शन ऊपर देना चाहता हूँ। ऐसे कर लीजिए, चाहे यहाँ एमीटर लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, पर क्योंकि हमने पॉजिटिव यहाँ बना लिया मतलब करंट तो यहीं से जाएगी, प्लस माइनस मतलब करंट यूँ जाएगी, तो एमीटर को ऊपर लगाना सही रहेगा। पर अगर आप अपोजिट कनेक्शन देते हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आप एमीटर को नीचे लगाएं। एमीटर उसी डायरेक्शन में लगाएं, सीरीज़ में लगता है ऑब्वियसली, और उसी डायरेक्शन में लगाएं जिस तरफ करंट जा रही हो। तो जहाँ बड़ा होता है पॉजिटिव पोटेंशियल उस साइड आप एमीटर लगा दें। अगर आपने यहाँ पे माइनस करा हुआ और नीचे प्लस करा हुआ तो नीचे लगाएं। इस एमीटर को ए बोल लेते हैं, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल ये हो जाएगा, नेगेटिव ये हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हाँ ये सारी चीज़ें हो गई। देन इसके बाद बस इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो। घबराना मत। बहुत सी बुक में क्या होगा, यहाँ पे ऊपर माइनस होगा, देन प्लस होगा, देन माइनस होगा, देन प्लस, मतलब छोटी ब्लॉक बड़ी ब्लॉक, या छोटी लाइन बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, मतलब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो एमीटर की पोलैरिटी बदल जाएगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा। पर क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली करंट ऐसे भागेगा, प्लस से माइनस, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा यूँ। तो ठीक है, एमीटर की डायरेक्शन वो सही है, ठीक है।
थोड़ा पास बना लेना इन्हें, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। एंड देन इसके बाद आपकी जो जॉकी थी, जॉकी यहाँ पे भी दोबारा आएगी, उस जॉकी में यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है और इसको आगे ले गए ऐसे, वैसे बना के ले जाना है इसे, कैसे, ऐसे, ठीक है, ओवरलैप करके ले जा रहे हैं, ले गए, ठीक है, एक और बार ओवरलैप करके ले गए। और यहाँ पे मेनली हम अपनी जॉकी को रेस्ट से करा रहे हैं, ये आपकी जॉकी वायर है, ठीक है। अब आप खुद देखिए पूरा अरेंजमेंट पोटेंशियोमीटर है, ये बना वोल्ट मीटर से ही है। कैसे? वोल्ट मीटर पहले से था, उसे आज हमने क्या दे दिया, उसका ड्राइविंग सेल दे दिया। ड्राइविंग सेल कहाँ है? ये रहा, ये इसका क्या है, ड्राइविंग सेल है। पोटेंशियोमीटर का अपना ड्राइविंग सेल आ गया। अब मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि रियोस्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तरह तरह के हम पे इलेक्ट्रिकल सर्किट होंगे और उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी रेजिस्टेंस के, इसलिए रियोस्टेट लगा रखा है। कभी हमें बहुत सेंसिटिव हो जाना पड़ेगा, कभी हम सेंसिटिविटी से डिविएट हो सकते हैं। सेंसिटिविटी मतलब क्या हुआ कि कम से कम डिफरेंस को भी भांप लेना, कम से कम डिफरेंस को भी ऑब्जर्व कर लेना, ये होता है, ठीक है। देन अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं तब आप ये कर सकते हैं, इसे थोड़ा डार्क कर लें ऐसे, ये डार्क कर लिया। एंड एक आपको मीटर बोर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक मीटर बोर्ड आप लगा लीजिए। इनको नाम भी दे रखा है, देखो ए हो गया, बी एस, इसको बी बोल लो, इसको एस बोल लो, बी और एस, और 400 नीचे करा और यहाँ पे एक हमने स्केल लगा दिया, ठीक है। बस इतना हो गया। अब इसका हम प्रिंसिपल लिखेंगे। तो प्रिंसिपल बहुत इजी है, पहले आप चीज़ ये देख लो कि इसे डिराइव कैसे करते हैं, फिर प्रिंसिपल हो जाएगा। डिराइव देखो कैसे करते हैं। आपको एक चीज़ पता होगी, ओम्स लॉ से V = IR होता है, और ये भी पता होगा कि R ρL/A होता है, ठीक है। किसी तरीके से देखो आपने क्या करा, करंट और एरिया को फिक्स कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। रो तो होता ही कांस्टेंट है ना, वायर तो एक ही मटेरियल की लोगे तो रो तो होता ही कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होती है। आई और ए को यूनिफॉर्म कर दिया, इससे क्या हुआ, V I रो A L, ये पूरी चीज़ आपकी अंदर वाली चीज़ कांस्टेंट हो गई। पूरी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ फिक्स रहनी है। तो इसे हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, लेटर से इसे K ही बोल दिया। ये पूरी चीज़ जो है I ρ/A, इसे K बोल दिया, ठीक है। एंड देन V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ गया, या आप ये बोल सकते हैं कि V/L आपका K आ गया, V/L K आ गया। और आपको पता है जब भी अपॉन में L आ जाए तो आप ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। और किसका ग्रेडियंट है, L किसके अपॉन में है, V के है। तो V/L, L तो ग्रेडियंट हो गया अपॉन में, और V ऊपर है, तो आप इसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बोलोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलोगे। तो ये डेरिवेशन कर ली। अब यहीं से आपकी देखिए प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा है कि किसी पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल आपका फॉल होगा या राइज होगा, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, मतलब चेंज, तो द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। मतलब आपने जॉकी लगा रखी है, 0 से लेकर 400 तक आप कहीं भी जॉकी पुटअप कर सकते हो, है ना, प्लेस कर सकते हो। और उस समय जितना पोटेंशियल गिरा होगा, मतलब जब आप 0 से 400 तक जाओगे तो कहीं बीच में रुकोगे। 250 में आपने जॉकी प्लेस कर दी। अब उस 250 के टाइम पोटेंशियोमीटर
में जो वोल्ट मीटर लगा है उसमें कुछ पोटेंशियल फॉल होगा, या एज यू से आप पूरे पोटेंशियोमीटर का फॉल ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हो। तो जो पूरा पोटेंशियल गिरा होगा या राइज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो उतना ही होगा जितनी वायर की लेंथ है, मान लो। और देख लेना पोटेंशियोमीटर या वोल्टेज में मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में भी हो सकते हैं वोल्टेज, पर एक लीनियर रिलेशन बनेगी। कैसी? जैसे अगर आपकी वायर 250 सेंटीमीटर की है तो पोटेंशियल जो चेंज आएगा, चेंज इन पोटेंशियल फॉल या राइज, वो भी 250 यूनिट आएगा। अब उसमें आप माइक्रो वोल्ट मिली वोल्ट लगा सकते हैं। मान लो आपकी वायर 100 पे है तो 100 पे 100 सेंटीमीटर में है तो पोटेंशियल चेंज भी 100 यूनिट ही आएगा, ठीक है। 200 है तो 200 यूनिट आएगा, 300 है तो 300 यूनिट आएगा। पर एक प्रिकॉशंस ये लेते हैं कि एक्सट्रीम एंड से बचा जाता है, ना 100 देखते हैं ना 400 देखते हैं, बीच का देखते हैं। सबसे बेस्ट होता है 80 से 387 या 89 इतना ले लो तो ठीक रहता है, ठीक है। ये सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बता रहा था मैं। तो क्या होगा प्रिंसिपल सिंपल सा इतना है कि द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर is based upon the fact that the fall या rise in potential of the wire, जो आपने वायर लगाई है 0 से 400 सेंटीमीटर की, उसके बात कर रहा हूँ। द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द फॉल या राइज इन पोटेंशियल ऑफ द वायर इज़ प्रोपोर्शनल। आपको बोला था डायरेक्टली कुछ नहीं होता, इन्वर्स होता है अगर होना है तो इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर के उसी पोर्शन की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा क्या, फॉल ऑफ पोटेंशियल। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। प्रोवाइडेड क्या, जो चीज़ हमने कांस्टेंट लेनी थी उसका जिक्र या डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। तो रो तो कुछ नहीं है, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड इट हैज़ यूनिफॉर्म एरिया या डायमेंशन। आप ऐसे बोलेंगे, डायमेंशन में लेंथ भी आ जाएगी इसलिए एरिया बोल लो तो रिस्क फ्री रहोगे। तो प्रोवाइडेड द वायर is of uniform area and uniform current, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट करंट, ठीक है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। जब आपने ये फैक्टर्स फिक्स कर लिए क्या क्या, करंट और एरिया, तो आपको जो फॉल हुआ पोटेंशियल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रिंसिपल देख लीजिए, इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं। अब V/L जो होता है आपका, V/L ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अपॉन में L आ जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या फ़र्क है, ठीक है। चीज़ें आसान होने लगेंगी फिर। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में फ़र्क देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ चाहूँगा, ये चीज़ संभाल के रखें कि V/L असली में है क्या। V/L है, यहाँ से देखिए, I रो बाई ए। अच्छा, मैं यहीं से आपसे पूछूं कि 2-3 बातें। क्या हैं वो 2-3 बातें? मान लो इस पूरे चीज़ को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहें, तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब जो आपका एक K है, ये चीज़ K है ना, K आपका I रो बाई ए आ गया, K V/L है। तो फॉर यूनिफॉर्म एरिया, अगर यूनिफॉर्म एरिया हो, बस यूनिफॉर्म एरिया और कुछ नहीं, कांस्टेंट करंट नहीं है,
यूनिफॉर्म एरिया हो, मतलब ये चीज़ फिक्स हो गई, रो तो फिक्स होता ही है, तो के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ जाएगा। ये सही है, रो तो फिक्स है ही, ए भी यूनिफॉर्म कर दिया है ना। और अगर फॉर यूनिफॉर्म करंट, अगर यूनिफॉर्म करंट हो, अगर यूनिफॉर्म करंट हो ये, तो के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये फैक्टर ज़्यादा काम का इसलिए नहीं है क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक फिक्स एपरेटस होता है, उसके हम एरिया या लेंथ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एक बार बन गया 0 से 400 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर तो बन गया, हाँ, बट आप करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो एक्सटर्नल सर्किट है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, रियोस्टेट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना, या दूसरा सेल लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। पर वायर एक बार कनेक्शन बन गया सो बन गया, तो ज़्यादा ही नहीं यूज़ होता ये, हालांकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पर है ये फैक्टर एक, ठीक है, फैक्टर ज़रूर है वो, चाहे हम उसे यूज़ ना कर पाएँ, लिमिटेशंस हों, पर वो फैक्टर है। जब हम देख लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर मतलब क्या हुआ, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये चीज़ क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो हमारी हेडिंग है, ये आपको दिख रहा है, फॉर यूनिफॉर्म एरिया के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फॉर यूनिफॉर्म करंट के इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर की। सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, क्या चीज़ है ये सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अच्छा, सेंसिटिविटी मतलब यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियोमीटर छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी सेंस कर ले, मीज़र कर ले, ठीक है, मतलब एक छोटा सा चेंज भी आया, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा, उसे भी अगर ये ऑब्ज़र्व कर ले, मीज़र कर ले, सेंस कर ले, तो इसकी सेंसिटिविटी हम बड़ी मानेंगे, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, एबिलिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू ऑब्ज़र्व या सेंस या मीज़र स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जो पॉसिबल है विद इन सर्टेन लिमिट, है ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज इन या फॉल या राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारी पोटेंशियोमीटर की क्या हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है। छोटे से छोटे चेंज को भी हम क्या कर लें, मीज़र कर लें, हम मतलब कौन, पोटेंशियोमीटर, तो ये हमारी सेंसिटिविटी कहलाती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड देन इसके बाद सिंपल सी बात ये है कि अगर हम ये देखें कि किस किस फैक्टर में डिपेंड करेगी, तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर को हमें इंक्रीज़ कराना है, बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी, तो पहली तो बात आप ये देखो कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, सेंसिटिविटी जो है ये मेनली डिपेंड करती है के पे, किस पे करते हैं, के पे। के क्या है, के आपका है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और कैसे करेगी, देखो के आपको पता है के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, एक ये रहा, नीचे वाला ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो अगर हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो बाय इंक्रीजिंग क्या, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ अगर हम बढ़ा दें तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, इस के को सेंसिटिविटी के पे डिपेंड करेगी। और के पे कैसे डिपेंड करती है, जनरली आप ये देखो कि कोई वैसा रिलेशन नहीं है, ना लीनियर है ना इनवर्स है, ठीक है, जैसे फैक्टर है सो फैक्टर है। जैसे मेनली अगर आपने लेंथ बढ़ा दी तो एक हद से के बढ़ गया, पर किसी गिवन लिमिट में ऐसे तो नहीं है कि आप लेंथ 1 किलोमीटर कर दोगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज़ कर दो, दूसरी अगर आपकी लेंथ फिक्स हो, इफ़ लेंथ इज़ फिक्स, अगर लेंथ आपकी फ़िक्स हो ना तो आप करंट को इंक्रीज़ कर दो,
करंट को इंक्रीज़ करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो यहाँ पे बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि करंट के साथ भी ऐसा रिलेशन नहीं है। सेंसिटिविटी ऐसे भी बढ़ जाएगी कि आपको के को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तब भी बढ़ जाएगी। मैंने बोला ना लीनियर रिलेशन नहीं है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। के को डिक्रीज़ करना है और के को डिक्रीज़ करने के लिए आई को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 2-3 फैक्टर हैं। ठीक है, देखो पहले ही बता दिया था डायमेंशन से हम छेड़खानी नहीं कर सकते, लेंथ तो ठीक है पर एरिया हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, मोटाई चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते। तो मेनली सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर की के पे डिपेंड करेगी। वायर की अगर आप लेंथ बढ़ा दो तो देखो डायरेक्ट रिलेशन है, पर इस धोखे में मत जाना। लेंथ बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इतना तो है, पर ऐसे रिलेशन से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात अगर लेंथ फिक्स हो करंट को इंक्रीज़ कर दो, और तीसरी बात के को अगर आप कम कर दोगे, ठीक है, तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है करंट के कम होने से पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा, मतलब कम से कम पोटेंशियल में आप ज़्यादा से ज़्यादा मीज़र कर पा रहे हो, या कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस में आपकी सेंसिटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कोशिश करना कि ये वाला फैक्टर याद ना करो, इसमें बड़ा ही झोल है। 2 ही याद कर लो कि एक तो लेंथ बढ़ेगी तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमें कम करना होगा अगर हमारी लेंथ फिक्स होगी। ठीक है, और करंट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ये सेंसिटिविटी की बात थी। अब बात करते हैं किस चीज़ की, तो अब बात करी जाएगी पोटेंशियोमीटर, या आप ऐसे लिख लीजिए वाई, पोटेंशियोमीटर इज़ प्रीफर्ड ओवर वोल्टामीटर या वोल्टमीटर। क्यों प्रीफर करते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। वाई पोटेंशियोमीटर इज़ प्रीफर्ड ओवर वोल्टमीटर, ये हम लोगों को देखना है। इसमें सिंपल सी बात यह है कि पोटेंशियोमीटर जो है उसका अपना हैज़ ओन ड्राइविंग सेल, जबकि वहाँ नहीं होता, वहाँ सारा नेगेटिव चलेगा। पोटेंशियोमीटर का अपना ड्राइविंग सेल होता है, ड्यू टू विच इट डोंट ड्रॉ या इट डजंट ड्रॉ वोल्टेज फ्रॉम मेन सर्किट, वोल्टेज फ्रॉम मेन सर्किट। और अगर ये वोल्टेज नहीं लेगा मेन सर्किट से तो जितनी है उतनी ही ऑब्ज़र्व या ये मेज़र करेगा, मतलब ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें बताएगा। जबकि वो कैसी बताएगा, सारा नेगेटिव, नो हैव, डजंट हैव इट्स ओन ड्राइविंग सेल लिखना, इट ड्रॉज वोल्टेज फ्रॉम द मेन सर्किट, देयरफॉर इट गिव्स अप्रॉक्स रिजल्ट, या अप्रॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्स देगा। हालांकि ये चेंज इतना ज़्यादा नहीं होता, अप्रॉक्स भी लगभग 0.01 से लेकर 0.2 तक का फ़र्क होगा, ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, शाबाश। और चलिए अब हम एप्लीकेशन देखते हैं पोटेंशियोमीटर का, और इस चैप्टर को बाय बाय करते हैं। ठीक है, फिर आपका एक छोटा सा चैप्टर बचेगा, देखते हैं चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके 2 एप्लीकेशन है, आप पे सिर्फ डायग्राम नेसेसरी है और कुछ भी नेसेसरी नहीं है, सिर्फ सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप फार्मूला भी लिख दो, बस डायग्राम ठीक से लिख दोगे तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, सेम वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, पर अब इतनी 400 सेंटीमीटर की वायर की ज़रूरत नहीं होगी, अब 100 से भी काम चल जाएगा। चलिए देखिए, तो आप लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। 3 थी, एक तो हमने देख ली कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में पहला है एप्लीकेशन
ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशन है उसमें देखिए पहला क्या है, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। टू कंपेयर EMF ऑफ, EMF लगता सिंगुलर है, होता प्लूरल ही है, तो EMF ऑफ टू सेल्स ये हम पे है। ठीक है, दो सेल्स के EMF कंपेयर करने। डायग्राम देखिए बहुत आसान, आप लोगों के लिए मेरे लिए हार्ड पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल लगा लीजिए, देन उसके बाद एमीटर लगा लीजिए, देन उसके बाद रियोस्टेट लगा लीजिए। रियोस्टेट में वेरिएबल होता है तो ऐसे भी दिखा देते हैं कि कहीं भी टच करा देंगे, इधर इधर इधर। देन उसके बाद मेन की, आपकी मेन की आएगी, अब ये की आ गई, क्लोज ही दिखा लेते हैं। एंड देन इसके बाद ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, दोनों एक पैरेलल लेवल में आ जाएं। तो यहाँ पे A बनाना, वहाँ पे B बनाना, यहाँ पे डॉटेड, यहाँ पे डॉटेड, एंड देन इसके बाद इन दोनों को जोड़ देना, ऐसे सीधी लाइन से जोड़ देना। जब आप लोग जोड़ दोगे इसको, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है स्केल बनाना। तो ये हमने एक स्केल बना दिया, ये 0 से 100 तक में काम चल जाएगा अभी। ठीक है, और अब जॉकी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से हमने वायर लगाई 2, और यहाँ पे हमने 2 सेल लगाए। ये 2 सेल कैसे हैं कि एक का EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक का EMF E2, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और अब आपको करना क्या है, इनको ट्रिपल प्लग से ज्वाइन करना है। ट्रिपल प्लग क्या होता है कि दिखते 3 है पर काम तो 2 ही होता है। एक तो लाइव वायर होती है, एक ग्रीन वायर होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है। तो न्यूट्रल वायर काम की नहीं है। मान लो आपने इन दोनों को ज्वाइन करा, ऊपर वाले 2 को, तो नीचे वाला काम का ही नहीं होगा EMF। और अगर आपने नीचे वाले 2 को ज्वाइन करा, ये तो कॉमन है ना, इसे तो लेना ही है। नीचे वाले 2 को ज्वाइन करा तो ऊपर वाला सेल काम का ही नहीं होगा, मतलब वो मेन सर्किट में नहीं आएगा। तो बीच वाला कॉमन रखना। जब ऊपर वाला लेंगे तो E2 काम नहीं करेगा, जब नीचे वाला लेंगे तो E1 काम नहीं करेगा, मतलब मेन सर्किट में नहीं आएगा। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाना है, एंड इसके बाद इन के बीच ये जो आपकी 1 मीटर की वायर है, ये तो स्केल है ना बच्चों, ये 0 से 100 सेंटीमीटर का स्केल है। वायर तो मेन यही है ना, ये 2 जिनको आप नाम बोल सकते हो A और B। तो वायर ये 2 ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है वायर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस वायर में आप जॉकी लगाओगे। मान लो एक बार यहाँ लगाया, ये किसी भी एक सेल के लिए हो सकता है। लेटर से जैसे ये E1 के लिए हो गया, जब ऐसा ज्वाइन करा तो ये है। अब जब नीचे वाला ज्वाइन करेंगे तो लेटर से यहाँ पे है, इसको आप J' मान सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा जैसे हम की बंद करेंगे और एक फिक्स रियोस्टेट की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, हम पे 2 चांसेस हैं कि या तो आइदर वी कैन कनेक्ट दिस सो दैट E1 सेल विल come into the main circuit, or we can connect the downwards terminals, that is the middle one and the bottom one, E2 R2। ये ज्वाइन कर लोगे तो वो आपका मेन सर्किट में आ जाएगा और यहीं से हमारे EMF कंपेयर हो जाते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, वी नो दैट, हमें ये जानते हैं कि आपने ये देखा V/L K होता है ना, V/L कितना होता है, K होता है। क्यों ना V को E ले लें तो आपका E/L कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। E/L कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। वायर तो फिक्स है ना, तो वायर का K तो K ही रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, लेटर से E1 को हम लिख सकते हैं KL1। मान लो इसकी बैलेंसिंग लेंथ L1 आई, ठीक है। पहले वाले सेल को जब हमने लगाया ऊपर वाले कनेक्शन को, तो मान लो बैलेंसिंग लेंथ L आई,
लेट अस से यहाँ आ गई या यहाँ आ गई तो एल आई, और दूसरे के लिए एल आ गई, या दोनों को अलग अलग बोल लो, एक के लिए एल1 आ गई, एक के लिए एल2 आ गई, तो ई2 आपका के एल1 हो गया, ई1 आपका के एल1 हो गया, और ई2 आपका के एल2 हो जाएगा। कुछ ना करो, दोनों को डिवाइड कर दो, यही आपका एक्सप्रेशन है। तो ई1 बाई ई2 आपका कितना आ जाएगा, के एल1 बाई के एल2, के से के कैंसिल होगा, ई1 बाई ई2 आपका एल1 बाई एल2 आ जाएगा। इतना एक्सप्रेशन वो आपसे डिमांड करते हैं, ठीक है। और आपको लिखना है तो वैसे लिख लेना। कैसे? आप इन टर्मिनल्स को कुछ मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, तो आप लिखना ऐसा, कैसा कि केस 1 व्हेन टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3 आर यूटिलाइज इन द मेन सर्किट, क्या बोला, व्हेन टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3 लिख लेना है ना, आर यूटिलाइज इन द मेन सर्किट, देन cell of EMF E1 and internal resistance R1 will comes into play. Cell of EMF E1 and internal resistance R1 will comes into play. उसके बाद इस चीज़ को बनाना, फर्स्ट इक्वेशन सजाना ही है, अगर लिख लेना प्लीज़। उसके बाद अनदर केस, सेकंड केस, व्हेन टर्मिनल 2 and 3 आर कनेक्टेड और यूटिलाइज इन द सर्किट, मेन सर्किट, देन cell of EMF E2 and internal resistance R2 will comes into play, या will utilize in the main circuit, so that E2 is equal to KL2। इसे आप सेकंड मानना और दोनों को डिवाइड करके एक्सप्रेशन लिख देना, ठीक है। दोनों को डिवाइड करके एक्सप्रेशन लिख देना। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम पे एप्लीकेशन ऑफ जो दूसरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना क्या चीज़ है। ये चीज़ें तो कॉमन रहेंगी, पर यहाँ एक ईएमएफ की जगह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जैसे वो P इज इक्वल टू एल आर था ना, वैसा। तो अब हम करेंगे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, वो हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। सब चीज़ वही रहेगी, बस चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि यहाँ पे अब हम ऐसे ज्वाइन करके एक सेल बनाएंगे, प्लस माइनस, देन